गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है यूकेपीएससी लेक्चर के लिए यहाँ पे जो है वीडियो लेक्चर्स हमने जो है स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं आपको पूरी जो है विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये सारी वीडियोस जितनी भी हम जो यूकेपीएससी लेक्चर्स के लिए पूरा भी जितना भी कंटेंट मैटर हम यहाँ पे जो अपलोड करेंगे, अगर आपने ये अच्छे से जो है तैयार किया तो डेफिनेट जो है आपका सिलेक्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल श्योर होना है। और भी अगर आप किसी अलग एग्जाम के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी में हमने जो है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है यहाँ पे शुरू किया हुआ था। ठीक है, तो उसमें कुछ वीडियोस हमने एक वीडियो अपलोड की थी, तो आज उसकी नेक्स्ट वीडियो है। देखिए हम सीधे कंटेंट पे आते हैं। तो जो मूल अधिकार मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो भारतीय संविधान को अलग अलग भागों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। उसमें जो संविधान का भाग 3 है ना, तो भाग 3 का जो आर्टिकल्स है, जो अनुच्छेद है, कहाँ से 12 से 35 तक, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बताई गई हैं। ठीक है, तो कहाँ से लिखी गई है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने आपको ये भी बताया था। क्वेश्चन क्या आएगा कि भारतीय संविधान के में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाग 3। ठीक है, पार्ट 3 में। और कहाँ से कहाँ तक, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक जो है वो किसके बारे में लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो फिर जो है फिर भी मैं इसको एक बार जो है इसको जो है हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, भाग 3 यानी कि मूल अधिकार वाला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो है जब संविधान बना था स्टूडेंट, तो उस समय हमारे जो संविधान है उस समय उसमें कितने जो है फंडामेंटल राइट्स लिखे गए थे, कितने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया था, 7। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि मूल भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे। ठीक, कितने मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे, तो कितने हैं वो, 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो एक मूल अधिकार है वो क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या बना दिया गया था, लीगल राइट्स बना दिया गया था, कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपके बेहतर से बेहतर चीज़ें आप तक पहुँचे, अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचे। ठीक है, और आपकी अच्छी प्रेपरेशन हो और आपको सब्जेक्ट का जो डीप नॉलेज हो, डेप्थ में नॉलेज हो। ठीक है, हाँ, तो हम फिर से आते हैं हमने जो है फंडामेंटल राइट्स 1 पे। पहला अधिकार क्या है, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसमें क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि 14 से 18 आर्टिकल तक। ठीक है, का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राय क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 14 में ये चीज़ लिखी हुई है कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। वहाँ पे कोई ऊंच नीच की भावना से किसी व्यक्ति को नहीं देखा जाएगा, वहाँ बड़ा छोटे की भावना से नहीं देखा जाएगा, रसूखदार लोगों को या जिसकी पहुँच नहीं है, उस दृष्टि से, उस एंगल से जो है किसी को ऐसे नहीं देखा जाएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय करने की बात होगी तो कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, एक समान होंगे। मींस विधि के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि विधि के समक्ष या कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ क्या रखी जाएगी, समानता रखी जाएगी। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण के विचार को अमेरिका से लिया गया है। देखिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ क्या है, विधि जो है विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, हमारे वहाँ क्या है, विधि की क्षमता। विधि की क्षमता मीन्स विधि के सामने, कानून के सामने सभी लोग क्या है, एक समान है। ठीक है, और अमेरिका में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि विधि के समान संरक्षण। ठीक है, तो हमारे वहाँ विधि की समान प्रक्रिया और अमेरिका में क्या है, विधि के समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
ठीक है, को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत डिफरेंस। तो क्वेश्चन हमारे वहाँ जो विधि की समता का विचार कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश मूल का विचार है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है ना, जो है। तो यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता का विचार किस देश से लिया गया। तो किस देश से लिया गया, हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ब्रिटिश मूल से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हाँ। तो अगला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपना, हाँ, इसी के नीचे भारत की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट में लिखा हुआ है ना, इसको समझना बहुत जरूरी कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य पर उनके द्वारा क्षमता पर दिए गए वक्तव्य, अन्य प्रकरणों पर उनके कार्यकाल के दौरान कोई कार्रवाई, मुकदमा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कंटेंट, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे क्यों लिख दी। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो है संसद में पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, या प्रेसिडेंट है, या राज्य आपका हमारे गवर्नर, स्टेट गवर्नर्स हैं, ठीक है, या पार्लियामेंट के मेंबर हैं, या हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा समता पर दिए गए वक्तव्य या अन्य प्रकरणों पर, मतलब अगर कहीं उनके द्वारा ऐसी कोई बात कह दी जाती है विधानसभा में, ठीक है, या ऐसा, या जहाँ पे किसी भी, जहाँ पे ऐसा लगता है कि उसने विधि का क्या क्या उल्लंघन किया, उसने कानून का क्या क्या उल्लंघन किया, उनकी बात से अगर ऐसा लगता है, या उनके द्वारा संसद में, विधानसभा में दिए गए किसी वक्तव्य से अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो है कानून के समक्ष जो विधि का क्या किया है, उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है, या वो बात जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून दृष्टिकोण से गलत है, तो उस दौरान, जिस दौरान वो कार्यरत हैं, कौन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, तो उस दौरान उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई और मुकदमा नहीं किया जा सकेगा। मतलब कोर्ट वहाँ पर जो है हम उनके अगेंस्ट जो है वहाँ पे हम कोर्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि उसके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान वो उनका प्रोटोकॉल है, तो वो उनको क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है संसद सदस्यों के लिए, अनुच्छेद 105 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में जो है संसद सदस्यों के पर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, तो अनुच्छेद 105 के अनुसार। और विधानसभा सदस्यों पर अनुच्छेद 194 के अनुसार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई उनके कार्यकाल के दौरान नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो है एक जो है संविधान में ये चीज़ें जो है क्लियरली लिखी गई हैं। फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ, तो आप इसी को समझ रहे होंगे। तो अब अगला टॉपिक जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 31 गौ, अनुच्छेद 31 गौ, अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मतलब आप कहाँ से कहाँ जो है टॉपिक को ले जा रहे हैं। देखिए, हम कहीं नहीं ले जा रहे टॉपिक को, हमारा जो अभी चल रहा है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार पे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और मूल अधिकार के अंदर समानता के अधिकार पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें उसके अंदर जो है इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। तो अनुच्छेद 31 गौ, अनुच्छेद 14 का अपवाद है। ठीक है, अनुच्छेद 14 मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था ना, क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है, तो अब 31 गौ का क्या अपवाद है। इसके अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या गौ का समावेश है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जहां अनुच्छेद 31 गौ आता है, वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बिल्कुल समझ लीजिए। ये मैंने क्या, ये जो कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, इस कंटेंट का मतलब क्या है। देखिए, जनरली हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है, सभी को एक समान सुविधाएं दी जाएंगी, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम उसको बाद में भी डिस्कस करेंगे कुछ दिन के बाद, कुछ वीडियो जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसी टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, लेकिन तो नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या कहता है कि राज्य जो है अपने राज्य के नागरिकों के लिए नीतियाँ बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, राज्य में नागरिकों के लिए नीतियाँ बनाने के लिए स्वतंत्र है। और सपोज कोई विकलांग व्यक्ति है ना, तो देखिए विकलांग व्यक्ति की स्वस्थ व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती है ना, या कोई जो है असहाय बच्चा है, या कोई अनाथ बच्चे हैं, या कोई विकलांग जो है व्यक्ति है, विकलांग महिला है, ठीक है, या दृष्टिबाधित है, या आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, या अन्य जो है कई सामाजिक उनके साथ जो है समस्याएं हैं, या वो पिछड़े वर्ग से हैं, तो राज्य को ये अधिकार दिया गया
कि राज्य के ये नीति नियम में लिखा गया कि राज्य अगर चाहे तो अपने नागरिकों के हक में या किसी विशेष वर्ग के हक में कोई क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, उनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, उनको कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनको कुछ एडवांटेजेस दिए जा सकते हैं। और वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है अनुच्छेद 14 का क्या करें, उल्लंघन करें। वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि सभी व्यक्ति जो है भाई हम वहाँ जाके कोर्ट में ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो है इसमें तो जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, इसमें तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों तो कानून की दृष्टि में एक समान है। हाँ समान है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा लिख दिया गया है, ऐसा लिखा गया है कि जो है राज्य अगर चाहे तो राज्य अपने नागरिकों के हक में, हित में कोई भी पॉलिसीज बना सकता है। ठीक है, तो और ऐसा किसमें लिखा गया है, आर्टिकल 31 ग में, 31C में। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ 31C आता है, जहाँ 31 ग आता है, वहाँ पे जो है आर्टिकल 14 चला जाता है। लिखा है ना, जहाँ अनुच्छेद 31 ग आता है वहाँ से अनुच्छेद 14 चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आर्टिकल 14 जो प्रभावशील नहीं रहता, वो प्रभावी नहीं रहता, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा क्या होती है, पावरफुल हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे जाके और भी कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब इसमें हुआ क्या, जब ये आर्टिकल 30 ग जो है बना दिया गया 1971 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तो उस समय क्या हुआ कि जो है कुछ लोग जो है इसको लेके कहाँ चले गए, कोर्ट में चले गए। ठीक है, अब ये कोर्ट में गए तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कोर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कुछ विशेष तथ्य। ठीक है, कुछ भी तरीके क्या लिखा हुआ है, संसद द्वारा 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। ठीक है, तो संसद ने क्या किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या कि सबसे पहले कुछ केसेस भी हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो हुआ क्या था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, कब 1967 में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब यहाँ मैंने लिखा हुआ है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस क्या है, देखिए तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि भारतीय संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में संविधान में संशोधन करके उन्हें सीमित नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब ये चीज़ क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक संविधान का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो पार्लियामेंट है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन करके उन्हें सीमित नहीं कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, या जो आर्टिकल 31 ग जो जोड़ा गया था, गवर्नमेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है जिससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट्स वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या हो, उसमें जो है मतलब जो संविधान की जो मूल भावना है उसमें क्या हो, कोई समस्या उत्पन्न हो या उसमें कोई संशोधन लगे। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, या फाइनल में कह सकते हैं गवर्नमेंट मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा किसने कहा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसमें ऐसा कहा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसका ईयर देगा 1968, ठीक है, या 1965, तो उसका करेक्ट ईयर कौन सा होगा, 1967। ठीक है, में चला था। ऊपर लिखा हुआ है कि संसद द्वारा 1901। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले तो अभी हम केसेस को फिर डिस्कस करेंगे। पहले हालांकि चंपाकम दुराइजन वाला मामला था, फिर गोलकनाथ वाला मामला था। तो जब केसेस को हम डिस्कस करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। अभी टॉपिक यहाँ पर आया हुआ है इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, संसद द्वारा 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। ठीक है, अब जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो है वो मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। तो क्यों, अब क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, राइट्स है क्या करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, संविधान संशोधन का अधिकार है ना गवर्नमेंट को। कौन सा आर्टिकल में है वो, आर्टिकल 368। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार जो संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार, तो आर्टिकल 368 के अनुसार। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया। ठीक है, और उन्हें क्या कर दिया, उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन के अगेंस्ट क्या कर दिया, एक जो है विधेयक क्या कर दिया, पारित कर दिया, एक अधिनियम क्या कर दिया, पारित कर दिया। ठीक है, और उसमें क्या कहा गया, देखिए संसद द्वारा 1971 में 25वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया, संसद द्वारा जो 25वां संविधान संशोधन
अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया, जो संपत्ति के अधिकार को सीमित करता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को लागू करने वाले किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से, किसी भी कानून को क्या देता है, न्यायिक समीक्षा से क्या देता है, छूट देता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 24वां और 25वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1971 में, उसमें गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि नहीं, जो है गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो वो संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकती है और राज्य के नीति सिद्धांतों 39 ख 39 ग को लागू करने वाले किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से छूट देती है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। उसको राज्य के हित में अगर गवर्नमेंट कोई फैसला ले रही है, कहीं कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, कहीं स्कूल का निर्माण होना है या कोई विकास कार्य अगर होना है, तो गवर्नमेंट जो है उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, अधिगृहित कर सकती है। ठीक है, उसमें अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो वो कोर्ट जो है वो कोर्ट जाने में उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, मतलब न्यायिक समीक्षा से छूट देता है। मतलब क्या, न्यायिक समीक्षा मतलब उस मामले को कोर्ट में नहीं सुना जा सकता है, वो उस मामला कोर्ट में क्या हो जाएगा, सुनने लायक नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए क्या है, जो है सक्षम है, ऐसा करने के लिए ऑथराइज है। ऐसा जो है किसमें कहा गया, 25वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 39 ख और 39 ग क्या है, ये वही है कि राज्य जो है जो राज्य के हित में कोई भी कानून क्या कर सकता है, बना सकता है, मतलब संपत्ति को अधिगृहित कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ में लिखी गई है और 31 ग में भी ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो जो इसलिए संसद को ये जो है, संसद ने इसको क्या कर दिया, गोरखनाथ बनाम जो पंजाब राज्य वाला जो केस था उसको क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया और ये नया अधिनियम क्या कर दिया, पारित कर दिया। ठीक है, मतलब संसद ने ये कह दिया कि जो है संसद जो है मूल संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब जैसे ही संसद ने ये जो डिसीजन सुनाया, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, देखा मैंने इसमें और लिखा हुआ है कि न्यायिक समीक्षा से छूट देता है भले ही वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति देना था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद ने, पार्लियामेंट ने 25वां संविधान संशोधन कर दिया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, जिसमें ये बता दिया कि जो है गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, मूल अधिकारों का भी अतिक्रमण कर सकती है। मतलब राज्य हित में अगर गवर्नमेंट जो है कोई भी नियम बना रही है, कोई भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी का अगर हायर कर रही है या अधिकृत कर रही है, उसको ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट जो, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। मतलब वो न्यायिक समीक्षा के योग्य मतलब नहीं होगा, मतलब उसकी बात जो है कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आर्टिकल 39 ख में क्या कहा गया, सार्वजनिक हित में संसाधनों का समान वितरण और राज्य द्वारा धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, जिससे आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। वास्तव में कुछ चीजें तो सही हैं। देखिए, आर्टिकल 39 ख में क्या कहा गया है कि सार्वजनिक हित में संसाधनों का समान वितरण, मतलब ऐसा है कि किसी की व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी नहीं है, या किसी के पास बिल्कुल 10-10 मकान है रहने के लिए, किसी व्यक्ति के पास एक मकान भी नहीं है रहने के लिए, एक उसके पास खेती की जमीन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सार्वजनिक हित में, मतलब सभी के हित में संसाधनों का क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। और वास्तव में यही जो है हमारा, अगर हम अपने दार्शनिक विचारधारा को देखें, ठीक है, अगर हम जो है अपने प्राचीन जो है राजनीतिक विचारधारा को देखें, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है कि जो अगर हम साम्यवाद को देख लें, ठीक है, कम्युनिज्म को देख लें, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें जो है अपनाई गई थी कि जो है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार क्या मिले, संसाधन मिले और उसको क्या मिले, प्रतिफल मिले। ऐसा किसने कहा गया, मार्क्सवाद ने भी ऐसा कहा गया। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको प्राचीन कालीन दर्शन से जोड़ें, मार्क्सवाद से जोड़ें, समाजवाद से जोड़ें, तो एक समाजवादी जो है, जैसे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी होने अगर हम हैं, मतलब वास्तव में अगर संविधान को हम अगर उसको फॉलो करते हैं, तो वास्तव में ये चीज़ बात सही है 39 ख कि सार्वजनिक हित में संसाधनों का समान वितरण। तो वो क्या कहता है कि संसाधनों का क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या कहता है 39 ग क्या कहता है कि राज्य द्वारा धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, जिससे आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। मतलब जैसे अभी बीच में क्या हुआ था, जैसे हमने देखा नोटबंदी हुई थी अभी, ठीक है, तो राज्य इसके लिए क्या है, ऑथराइज है। ठीक है, अगर जो है कोई व्यक्ति विशेष, कोई समाज विशेष या कोई वर्ग विशेष क्या कर रहा है, किसी मतलब वो अगर उसने धन व उत्पादन के साधनों का क्या किया, संकेंद्रण किया है, मतलब अधिकतम जो है लाभ कोई व्यक्ति विशेष अगर जो है
कमा रहा है, अधिकतम प्रॉफिट उसके पास जा रहा है, या क्या कहते हैं जो जिससे समाज के अन्य जो वर्ग हैं उनको क्या हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खाई अगर बन रही है हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच, सक्षम और असक्षम के बीच, तो इसलिए राज्य क्या कर सकता है, राज्य ऐसे स्टेप्स ले सकता है, राज्य उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को जो है ऑक्यूपाई कर सकता है, और उस प्रॉपर्टी को राज्य हित में क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, जिससे आर्थिक असमानता को कम किया जा सके, ठीक है। तो वास्तव में ये राज्य को क्या दिए गए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं, राइट्स को राज्य को कुछ जो है अधिकार ये दिए गए हैं कि राज्य अगर चाहे, और तो इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं जी इसमें तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का अधिकार जो हनन हो रहा है, मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। और क्या कहते तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी संसद है हमारी, तो संसद ने एक विधेयक पारित कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का की जो बात है वो न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं होगी, मतलब उसकी बात जो है कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी, और वो कोर्ट में नहीं जा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है। अब जब ये बात कह दी गई 1971 में 25वें संविधान संशोधन में, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग फिर कोर्ट पहुंच गए, ठीक है। अब जब कोर्ट पहुंचे तो क्या हुआ, उसमें एक नया केस जो है फाइल अप किया गया, केशवानंद भारती केस 1973, और ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण केस था। चाहे हम गोरखनाथ केस को देख लें, चाहे हम चंपाकंद दुरायजन मामले वाले को देख लें, चाहे हम किसी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी केसेस जो चले थे, ये बहुत उसमें ये मील का पत्थर साबित हुआ। कौन, केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य केस की जो आपको आपको ईयर भी पूछा जा सकता है, कब हुआ था, 1973, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता चुका हूं, जैसे निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो कैसे दिया रहेगा, चंपाकम दुरायजन, उसके आगे दिया रहेगा 1950, ठीक है। फिर दिया रहेगा केशवानंद भारती 1967, ठीक है, 1967, फिर दिया रहेगा गोलकनाथ 1973, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ठीक है। जो केसेस जब जिस ईयर में हुआ था वो सही होंगे, और जिस ईयर में नहीं था वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस कब चला था, 1973 में चला था, फाइन। हाँ, तो देखिए क्या है, अब मैं थोड़ा सा स्टूडेंट आपको थोड़ा सा केशवानंद भारती के बारे में बता ही देता हूँ, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में हालांकि मैंने ये चीज़ें अभी एक अलग से इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें और डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, हम डेफिनेटली हम बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका कन्फ्यूजन जो आपको कहीं से कहीं तक ना रहे कि ये 31 गो आता है तो 14 चला जाता है, इनका मतलब ही स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ये जो मतलब जो टेक्निकल नॉलेज है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं कि आखिर ये कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में गोलकनाथ केस को संशोधित कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही गोलकनाथ केस के बाद सुप्रीम जो है उसने अमेंडमेंट किया, किसने, पार्लियामेंट ने, तो उसके बाद फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और केशवानंद भारती केस जो है वो फाइल अप किया गया। तो उसमें क्या कहा गया, केशवानंद भारती की क्या जो लाइन्स थी, क्या जो है केशवानंद भारती केस में डिसीजन दिया गया, ठीक है, वो आपके सामने है, देखिए। तो उसमें क्या कहा गया, केशवानंद भारती केस में गोलकनाथ केस को संशोधित कर दिया गया और मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई, जिसमें यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना व मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती। ये बात कह दी गई किसमें, केशवानंद भारती केस का जो जस्टिस आया था, जो रिजल्ट आया था, जो डिसीजन आया था, उसमें ये बात उसके जो है जजेस ने कही। और इसमें 13 जजेस की पैनल था, इसमें 13 जज थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो है गोलकनाथ केस के ने तो ये कह दिया कि गवर्नमेंट उसमें संशोधन ही नहीं कर सकती, कोई चेंज ही गवर्नमेंट जो है नहीं कर सकती, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें गवर्नमेंट बिल्कुल जैसे के तैसे हैं, वो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस में डिसीजन दिया गया कि गवर्नमेंट चाहे तो जो है मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे संविधान की जो मूल भावना है, उससे संविधान की जो मौलिक ढांचा है, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी मूल संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, केशवानंद भारती केस में दिया था उसकी। अब इसमें स्टूडेंट हम लोग इसमें फिर कंफ्यूज जाते हैं कि फिर मूल संरचना सिद्धांत क्या है, अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है, फिर मूल संरचना क्या है। देखिए मूल संरचना क्या है कि उसमें लोकतांत्रिक भावना का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोकतांत्रिक भावना का जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव वाली भावना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी धर्म विशेष को लाभ देने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर रहे हैं, या किसी धर्म विशेष को कोई लाभ
लाभ देने के लिए जो है मूल अधिकार मतलब किसी को दिए जा रहे हैं और किसी का हनन हो रहा है, या किसी के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, जैसे जीवन की स्वतंत्रता, ठीक है, आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, इस तरह के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। और समाजवाद का जो सिद्धांत है, ठीक है, मतलब सभी लोगों का एक समान विकास, सभी लोगों का सर्वांगीण विकास, ठीक है, ऐसी कोई भावना से जो है उसका लोप नहीं होना चाहिए, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का लोप नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक भावना का लोप नहीं होना चाहिए, समानता के अधिकार का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, मूल संरचना सिद्धांत, मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संविधान के हैं, धर्मनिरपेक्ष मूल्य जो हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों के जो मूल्य हैं, जो समानता के जो मूल्य हैं, ये मूल्य हमारे संविधान में क्या रहने चाहिए, बने रहने चाहिए। और यही क्या है, मूल संरचना सिद्धांत यही है। मतलब किसी अगर तो हम ये कह सकते हैं जैसे एक ही वर्ग के लोग हैं, जैसे अब दो लोग अगर बिल्कुल एक ही उम्र के हैं और एक समान है, उनके अंदर कोई जो है शारीरिक विसंगति नहीं है, उनमें एक को जो कोई अधिकार दे दिया, एक को नहीं दिया, ये असमानता है। हाँ, अगर लेकिन तो 39 लेकिन अगर मतलब जो डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम देखें तो अगर किसी व्यक्ति कोई अक्षम है, कोई सक्षम नहीं है, दिव्यांग है, मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है ना, तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे समानता के अधिकार का हनन हो रहा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसीलिए जो है मतलब जो है संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य बने रहने चाहिए, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की भावना बनी रहनी चाहिए, वहाँ मौलिक अधिकार बने रहने चाहिए, वहाँ समानता बनी रहनी चाहिए। तो ये सारी बातें किसमें आती हैं, मूल संरचना में या मौलिक ढांचे में आती है। समझ गए आप, ठीक है। हाँ, तो आज हमने बेसिकली जो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको कई चीज़ें आज हमने जो है यहाँ पर डिस्कस की कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे कैसे चीज़ें हुई, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। तो ये सब बातें हम धीरे धीरे 1 by 1 जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने जो यहाँ तक जो है डिस्कस किया कि जो है केशवानंद भारती केस और गोरखनाथ के जो जितना भी इसमें है, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें कही गई है। हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी देखिए, हालांकि उसे वीडियोज़ अभी थोड़ा लंबा बनाया जा सकता है, ठीक है, पर कई स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि सर जो है वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो फिर भी मैं जो है थोड़ा सा मैं भी थोड़ा इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, बाकी फिर जो है फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31C अनुच्छेद 31C, जो भी हम 31G की बात कर रहे थे ना, वही है ये। तो अनुच्छेद 31C को 1971 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 1971 में क्या किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, है ना, 25वां संविधान संशोधन और 24वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। तो उसमें इसको जोड़ा गया था, ठीक है, जिसके अब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जहाँ 31G आता है, जहाँ 31C आता है, वहाँ आर्टिकल 14 चला जाता है, ठीक है। हाँ, जिसके द्वारा संपत्ति अधिग्रहण संबंधी प्रकरणों पर उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में संसद की शक्ति सर्वोच्च नहीं है, हालांकि मूल अधिकारों का उल्लंघन हालांकि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। तो जिसके हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, पार्लियामेंट ने ऐसा एक नियम बना दिया कि एक कानून बना दिया कि अगर जो है जो संपत्ति के से संबंधित, सार्वजनिक संपत्ति के वितरण से संबंधित या जो है अनुचित धन के संचय से संबंधित अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, तो वहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। वो कोर्ट जाने के लिए, अगर वो कोर्ट जाता है तो वो उसकी जो है न्यायिक समीक्षा से उसकी बात क्या होगी, परे होगी, ठीक है। लेकिन ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हाँ, कि स्पष्ट है कि इसमें कोई अगर गवर्नमेंट राज्य हित में चाहे तो प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकती है। अवैध जो है जरूरत से ज़्यादा अगर संचय जो है प्रॉपर्टी का हो रहा है, जिस समाज में संसाधनों का असमान वितरण हो रहा है, या समाज में व्यक्तियों के साथ जो असमानता की भावना जो है प्रकट हो रही है, तो वहाँ पर जो है राज्य जो है ऐसा कर सकता है। लेकिन संसद की शक्ति जो है इस मामले में सर्वोच्च नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि संसद जो मर्जी आए, जो चाहे वो करे, ठीक है। तो कोर्ट ने उसको थोड़ा, जैसा कि हमारा जो संविधान बोला था, चेक एंड बैलेंस इसको बोला जाता है, तो कोर्ट ने वहाँ पर थोड़ा एक रोक लगा दी। उसने कहा, कोर्ट ने कहा कि ये बात गलत है कि अगर ऐसा है, संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन न्यायिक समीक्षा पे रोक लगाना गलत है। तो कोर्ट ने ये कह दिया कि जो है सारी बातें न्यायिक समीक्षा के अंदर ही होंगी। कोई व्यक्ति अगर ऐसा है, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना भी रही है, तो अगर वो सही भी है, फिर भी अगर जो प्रभावित व्यक्ति है अगर वो कोर्ट में आना चाहे तो उसकी बात कोर्ट में सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि संसद जो है सर्वोच्च है, संसद जो है कुछ भी करने को स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहा गया, ठीक है। अगला क्या लिखा है, अनुच्छेद 31G 31C के अनुसार अनुच्छेद 39 ख व ग को इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वह 14, 19 और 31 से मेल नहीं खाता है।
ठीक है। हाँ, तो कोर्ट ने दोनों और सारी बातें जो है बताई। कोर्ट ने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो है गवर्नमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रही है, राज्य हित में कोई फैसला ले रही है, तो वहाँ पे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो 14 समानता के अधिकार का हनन हो रहा है या स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं, या प्रभावित व्यक्ति की बात जो है सही है या गलत है। ठीक है, कहीं गवर्नमेंट के द्वारा कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया जा रहा है या प्रशासन के द्वारा गलत डिसीजन तो नहीं लिया जा रहा है उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ, ठीक है, उस वर्ग विशेष के खिलाफ। तो इसलिए वो व्यक्ति कोर्ट में आने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो संसद ने जो ऐसा जो यहाँ पर बोला है कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, तो ये बात क्या है, इस बात को नकार दिया। और लेकिन साथ साथ ये भी ऑप्शन दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो काम किया जा सकता है और गवर्नमेंट राज्य हित में कोई फैसला ले सकती है। ठीक है। हाँ, अगला है संसद के किसी भी सदस्य पर, जैसे ये तो हम भी डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी सदस्य पर संसद में कही गई बात पर संवैधानिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 105 में कहा गया है। ठीक है। और विधानसभा के सदस्यों भी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसमें कहा गया अनुच्छेद 194 में 194 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ रहा है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली स्टूडेंट। तो अभी हम, हालांकि ये टॉपिक यहाँ पे लिया गया है, दिखा गया आपातकालीन उपबंध में आंतरिक गड़बड़ी शब्द। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं, ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या क्या है हमारा संविधान जो है, कितने कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसमें, कैसे उनको समझना है। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि जितना भी हम अब पॉलिटिकल साइंस का सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो आप बने रहिए इन वीडियोज़ के साथ और इनको अधिक से अधिक देखिए, वीडियोज़ को समझिए। ठीक है, और आई एश्योर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, और हम जो है इसको बहुत अच्छे से जो है पूरा सब्जेक्ट तैयार करेंगे। बाकी जो इसके अदर जो बुक्स हैं, इंडियन पॉलिटी भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। इस सब हम जो है 1 बाय 1 यहाँ पर लेके आने वाले सारी वीडियोज़ को। तो आप बने रहिए वीडियोज़ के साथ, कंसेप्ट क्लासेस के साथ। और प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग जरूर कीजिए, ताकि जितने भी लोग इसको तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, वो सभी इससे जो है इसको, उन सभी को इसका फ़ायदा हो। और प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो है कमेंट आप जरूर कीजिए कि आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई डाउट्स है। तब भी अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए आप ये भी बताइएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैं आपसे आज क्वेश्चन ऑफ द डे आपको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि 25वां संविधान, भारतीय संविधान में 25वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। भारतीय संविधान में 25वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। अगला वीडियोज भी हम जल्द लेके आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।